अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवरदी साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले बात थाना रमना हमला केस के हवाले से। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ समेत 11 PTI कारकुनान को 27 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये 9 मई केस के फैसले हैं। जो इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी, जिन्होंने फौरी मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान कर दिया है, लैपटॉप्स की तकसीम की गई है, इस हवाले से भी उन्होंने कुछ अहम इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है अपने हरीफ के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, उस पर भी बात होगी। जबकि साथ साथ बात होगी पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है रॉयटर्स को, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उसमें कि दोनों अफवाज ने फौजियों की तादाद में कमी का अमल शुरू तो कर दिया है, लेकिन अगर आइंदा कशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक भी हो सकती है। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले 9 मई केसेस का फैसला, एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें तो नहीं हैं, और वो जो इशारा कर रहे थे तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट बर्फ पिघल रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। अब हालात आपके सामने आ चुके हैं। इमरान खान तो जेल की सलाखों से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। आप तो बहुत दुखी होंगी ना इस बात पे। मैं आपके गम का एहसास कर सकता हूँ। किसी भी सियासतदान के लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। नहीं, पर जुर्म तो जुर्म है ना जी। 9 मई एक जुर्म है। 9 मई का जो जुर्म है वो रियासत माफ़ नहीं कर सकती। ये बात समझाते समझाते हम थक गए हैं आप लोगों को। आप 9 मई से बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त कर सकती है रियासत, 9 मई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। आप बात समझें। देखें, आप इस मुल्क में सियासत चलती है, एहतजाज चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन आप अपनी फ़ौजी तनसीबात पर हमला नहीं करते। ये तो इंडिया ने कोशिश की ना 10 मई को हमारी फ़ौजी तनसीबात पर हमले की, या 9 मई को PTI ने की। अदरवाइज तो कोई सियासत, बेनज़ीर भुट्टो आई भी तो उन्होंने कभी फ़ौजी तनसीबात पर, तो जियाउल्लाह के होते हुए आई, उन्होंने कोई कंटोनमेंट पे हमला कर दिया। नवाज शरीफ को जलावतनी से वापस आए, क्या कंटोनमेंट पे हमला कर दिया? होता है सियासत में ऊंच नीच, पावर आती है, पावर जाती है, इक़्तिदार आता है, इंतखाब होता है, नहीं होता, सियासत है, चलती है। आप एहतजाज करते नहीं, आप एहतजाज करते हैं कवायद कानून आइन के मुताबिक। आप कमांडर घर को आग नहीं लगाते, आप थानों को आग नहीं लगाते, आप GHQ पे हमला नहीं करते, आप ISI के दफ्तर पे हमला नहीं करते, आप कंटोनमेंट्स के दरवाजे नहीं तोड़ते, नहीं करते आप ये बात। तो जिन्होंने ये किया उनको सजाएं होंगी, और ये फैसला अटल है कि उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए ना, आज तो अभी एक थाना रमना है इस्लामाबाद का, 9 मई को उस थाने को आग लगाई गई ना। उस मुकदमे में आज एक साबिक MNA है अब्दुल लतीफ़, PTI का मौजूदा MNA भी हैं चित्राल से, और एक साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं वज़ीरज़ादा। इन दोनों को जो है 27 साल कैद सुनाई गई है। अब आप देखें, आप चित्राल से MNA हैं, आप इस्लामाबाद में GHQ और थाना रमना पर एहतजाज पर पहुंचे हुए, तो आपकी कोई ड्यूटी लगाई गई है ना। किसी ने आपको कहा है ना कि जाएं थाने को आग लगा दें। तो टेक्निकल बात यह कि ठीक है, मैं वैसे मुझे हमदर्दी है, लेकिन मैं इन सज़ाओं के हक़ में हूँ। अगर पाकिस्तान में आपने सियासत को और जमहूरियत को भी फ़रोग़ देना है, तो फिर आपको उसे कवायद के मुताबिक रखना पड़ेगा। ला कानूनियत की जमहूरियत नहीं चल सकती, और असूल फिर सबके लिए एक। देखिए, अब मैं आपको इस पर भी फिर एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आपके PTI का मौक़िफ़ है ना कि D चौक पर हमें एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है D चौक रेड जोन है, वहाँ एहतजाज नहीं हो सकता। ये पेशावर के रेड जोन में जब एहतजाज करने पीपल पार्टी पहुंची है, तो गंडापुर की जमात ने, गंडापुर की हुकूमत ने क्या किया है? उन्होंने रेड जोन में एहतजाज करने की इजाज़त दी है? नहीं दी है। शेलिंग की है, डंडे मारे हैं, हर किस्म का किया। कौन लोग थे वो? पीपल्स पार्टी वाले थे। नहीं, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने एहतजाज करने नहीं दिया गया, इसमें एक अलग कंट्रोवर्सी है। पेशावर वाले, हाँ, कि KP हुकूमत के लोग ही नहीं थे वो, सादा कपड़ों में मलबूस कौन थे? वो तो गंडापुर साहब ने कहा कि SOP, वो तो ओन किया उन्होंने ओन किया कि हमने किया है। आपकी मोहब्बत अपनी जगह तहरीक इंसाफ के साथ, पर गंडापुर का वो बयान आप सुन लें जो उन्होंने, से क्यों पर्दा उठाने पे शर्माते हैं, मैं समझ नहीं पाती। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो गंडापुर साहब को जब ये सवाल हुआ, तो आप वो जवाब सुन लें। मुझे नहीं पता, क्योंकि विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता कौन खेल रहा है, लेकिन गंडापुर ने ये कहा कि रेड जोन में, पेशावर में एहतजाज की इजाज़त नहीं। अगर आप रेड जोन में दाखिल होंगे तो शेलिंग भी होगी, डंडे भी मारेंगे।
भाई यही असूल इस्लामाबाद के लिए है, यही असूल लाहौर के लिए है, यही फैसलाबाद के लिए है, अकेले पिशावर के लिए तो नहीं है। रेड जोन में दाखिल होंगे तो शेलिंग भी होगी, डंडे भी मारेंगे। अब तो नहीं जा रहे ना, अब अच्छा, तो नहीं, चौक की तरफ तो पूरा मुल्क बंद होगा। अच्छा नहीं, बहरहाल आज जो 11 लोगों को सजाएं हुई हैं थाना रमना में, मैं आपको बताऊं GHQ हमला केस की सजाएं भी बहुत करीब पहुंच गई हैं। आपको बताऊं कोर कमांडर हमला केस की सजाएं भी, क्योंकि सब में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। उस दिन GHQ हमला केस की समाअत हुई है जिसमें इमरान खान साहब को भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, 3 और गवाह उसमें हुए हैं रिकॉर्ड, और मुझे लग रहा है कि वो सज़ा भी हम जून एंड पे या जुलाई शुरू में देख लेंगे और वो सज़ा भी हो जाएगी। और खान साहब इससे पहले कि वो कह रहे ना 190 मिलियन पाउंड का वो चलाया जाए, उससे पहले होगा ये, मुझे लगता है उन्हें GHQ में सज़ा हो जाएगी। और मैं ये भी समझता हूँ ये रमना टाउन में जैसे आज सज़ा हुई, कोर कमांडर, लाहौर में मॉडल टाउन, अस्करी टावर, ये जितने काम 9 मई को हुए हैं, इन सब की सजाएं हम अगले 3-1 माह में देख लेंगे। मुकदमात तेजी से अच्छा, इसका मतलब है इशारे मिल रहे हैं, कौन प्लानिंग हो गई इन सजाओं के हवाले से भी। सजा नहीं, मुकदमात हालतों से पहले मतलब आपका ख्याल है अस्करी टावर को आग नहीं लगी? अस्करी टावर, जिन्ना हाउस को आग नहीं लगी? बिल्कुल लगी, एहतजाज हुआ तो जिसने किया उसको सजाएं भी मिल रही हैं, मिलनी चाहिए। आइन क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, कवानीन क्या कहते हैं? कहते हैं घरों को आग नहीं लगानी, बिल्डिंगों को आग नहीं लगानी। आइन कहता है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, आपने सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने थानों को आग नहीं लगानी, आपने बिल्डिंगों को आग नहीं लगानी, आपने घरों को आग नहीं लगानी, आपने घरों में घुसकर तोड़फोड़ नहीं करनी, आपने सरकारी GHQ का गेट नहीं तोड़ना। आइन ये कहता है। आइन ये भी कहता है कि घर में घुस के चादर और चार दीवारी को के तकद्दुस को पामाल भी नहीं करना। आइन ये कहता है कि मुजरिम को पकड़ने के लिए गिरफ्तार भी नहीं करना, मुजरिम को पकड़ने के लिए आखिरी हद तक जाना है, बच के ना जाए मुजरिम। अगर कोई मुजरिम है तो वो कहीं छुपा हुआ है तो उस छुपे हुए मुजरिम की गिरफ्तारी हर सूरत कानून ने अमल में लानी है। उसको माफ नहीं किया जा सकता कि वो छुप के बैठा हुआ है तो आप कहें नहीं, मुजरिम को पकड़ना है। अब ये MNA साहब को सजा हुई है, ये चित्राल में जाके अपने घर में बैठ जाए तो पुलिस पकड़ेगी नहीं, सजा याफ्ता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर ये सजा आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड नहीं होती है इन टाइम तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चित्राल में नया इलेक्शन होगा, आपको नहीं नजर आ रहा? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि सीट्स जाती नजर आ रही है, मजीद सीटें भी जाती नजर आ रही है। मुझे तो सजा याफ्ता बंदा तो नहीं MNA हो सकता ना। तो और कितने MNAs को सजाएं होनी है 9 मई में? कितने लोग प्रोसिक्यूट हो रहे हैं? अगर एजाज चोई साहब को सजा हो गई तो क्या वो सेनेटर रहेंगे? नहीं रह सकेंगे। और जो लोग 9 मई के मुख्तलिफ जगह पर हैं, क्या वो रह सकेंगे? जो ऐलान कर रहे थे पहुंचे GHQ पहुंचे, उनको पता लगेगा कि ये पहुंचना बड़ा। एक ऐलान ये भी कर रहे थे कि अंदर नहीं जाना, वीडियो पर मौजूद है, लेकिन सजाएं फिर भी भुगती जा रही है। वो जगह बाहर एहतजाज करने की भी नहीं है, वहां बाहर भी नहीं जाना। वो मुल्क से बाहर नहीं है वो एहतजाज करने की जगह। बहुत सारी जगह होती हैं जहां एहतजाज नहीं हो सकता। पाकिस्तान बहुत सारी जगह हैं जहां एहतजाज नहीं हो सकता, ठीक है ना? जैसे रेड जोन में नहीं हो सकता। अब गंडापुर कह रहे हैं रेड जोन में नहीं हो सकता। उस दिन पीपल्स पार्टी रेड जोन में आइए, आप फूलों के हार पहना देती कि PTI की गवर्नमेंट उन्हें, आइए हमारा रेड जोन तोड़िए पेशावर का, क्योंकि हम इस्लामाबाद का रेड जोन तोड़ना चाहते हैं तो आप पेशावर का तोड़ दीजिए। नहीं तोड़ सकते। रेट ऑफ द गवर्नमेंट एक चीज है। अच्छा, ये 9 मई अब चूंकि चलेगा, अब आगे सजाएं आती रहेंगी तो मेरा आपका मुकालमा तो चलता रहेगा, आपका दुख भी काबिल दीद होगा। मैं उसको कहूँ मैं उसको ठीक भी करार देता रहूंगा, ठीक है ना? खामोश रहे, हाँ, फैक्ट्स पे कोई बात ना करे, बस खामोशी इख्तियार करे। फैक्ट यही है कि 9 मई का जुर्म हुआ है, 34 शहरों में हुआ है, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पर हमला हुआ है और मुल्ज़मान को सजाएं मिलनी चाहिए। और एक सियासी जमात ने उसकी प्लानिंग की है। जुडिशल कमिशन ने सही हकाइक भी खोल के सामने रख दिए, इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल ठीक हो रही है और दोनों तरफ के हकाइक भी सामने खोल के रखे जा रहे हैं। नहीं, मतलब आपका ख्याल है कि 9 मई को नून लीग वाले कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाज कर रहे थे? हुकूमत तो उनकी है ना। नहीं, उस दिन तो उनकी हुकूमत नहीं थी, उनके तो अपने दफ्तर को आपने आग लगा दी थी अब मॉल टाउन में जाके। नहीं, अब की बात हो रही है। नहीं, मतलब जब 9 मई हुआ तो नून लीग की हुकूमत तो नहीं थी। हाँ, जाहिर है उनकी हुकूमत नहीं थी, पर हुकूमत में आने की तैयारी पूरी थी। नहीं, मतलब वो तो आपने ब्लंडर ही इतना बड़ा कर दिया कि अपनी हुकूमतें खुद तोड़ दी, फिर 9 मई किसने और अब कहते हैं गारंटर नहीं मिल रहा।
मुझे नहीं पता वैसे कोई देता है गारंटी? आप कहीं अलीमा खान को इमरान खान की गारंटी देते? वो सियासतदानी क्या जिसे गारंटी लेने की जरूरत पेश आए। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। बहरहाल 9 मई पे चूंकि हम बात कर रहे हैं तो आजकल सियासत पे देखें, एक पार्टी है वो कहती है हम 28 मई वाले हैं, एक पार्टी है हम कहती है हम 9 मई वाले, और 28 मई वाले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर गायब भी हो जाते हैं। नहीं, उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं मुल्क के लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर का वो इंटरव्यू चल रहा था कि मैं नवाज शरीफ का ये फैसला है कि एटम बम चलाया जाए, डॉक्टर कदीर का ही इंटरव्यू चल रहा था। लेकिन कई पोस्टर तस्वीरों पे हमारी आने वाली नस्लों को तो पता ही नहीं कौन है डॉक्टर अब्दुल कदीर। सबको पता है, आप बेफिक्र रहें, हर जगह चल रहे, हर जगह चल रहे डॉक्टर। देखिए एक इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर समर मुबारक भी हैं और भी हैं, सब हैं, क्रेडिट नहीं देना, सबको देना है। लेकिन बहरहाल आज मरियम नवाज ने लिया में चूंकि खिताब किया है जी, उधर सजाएं हुई हैं, उधर उनका खिताब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौमों को कोई बम मिसाइल तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। सुनवा लें पहले कि क्या कह रहे हैं जी। लेकिन मेरे बच्चों, कुछ दिल की बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ और ये कोई सियासी बात नहीं है। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। सियासी गुफ्तगू तो नहीं है, ये जाहिर है, क्योंकि कौम के सामने सबसे बड़ा मसला इस टाइम फितना, और फितना किसकी तरफ इशारा कर रही है? अगर ये सियासी गुफ्तगू, फितना है गालम गलूच, कौन फितना है तकसीम, जो करते हैं उनका ख्याल है कि कौम जो नौजवानों में गालम गलूच का कल्चर नहीं होना चाहिए, नौजवानों की पाकिस्तान से मोहब्बत लाजवाल होनी चाहिए। सवाल ना करें ना नौजवान, नहीं सवाल करना और बात है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और बात है, मुल्क से नाउमीद होना और बात है, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना और बात है। आप मेरी बात समझें, टेक्निकल बात यह है कि आप पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों के साथ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, और टेक्निकल बात यही है कि आपको मुल्क में फितना और फसाद से दूर रहना है, नौजवानों को उनको पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना है। और मैं समझता हूँ ये ठीक मैसेज है। हमने नौजवानों को गुमराह नहीं होने देना, हमने नौजवानों को किसी तरह डिट्रैक नहीं होने देना। उनकी असल मंजिल, उनकी तालीम, उनका कैरियर और उनकी जो है तरक्की है, वो तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कैसे? जब वो पढ़ेंगे, महंगाई के दौर में, नहीं बेरोजगारी के दौर में, नहीं कोई देखिए बात सुने, आप 19 से बेहतर है हालात, महंगाई भी कम है। अच्छा 19 से कंपैरिजन 18 से बेहतर है, 19 से बेहतर है, महंगाई कम है, दुनिया मान रही है, पाकिस्तान का माशी जो सफ़र है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। बाकी आपका दुख अपनी जगह है, लेकिन माशी तरक्की अपनी जगह है। लेकिन आम आदमी के हालात मेरे हालात, आम आदमी का दुख मेरा दुख, वो परेशान है आज भी बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, 2 वक्त की रोटी कमाने की वजह से। नहीं रोटी पंजाब गवर्नमेंट और सस्ती कर रही है। आप उन्होंने कहा है कि आटा सस्ता हो गया, रोटी और सस्ती करें ताकि सना को बिल्कुल तसल्ली हो जाए कि रोटी सस्ती होनी चाहिए, वो पकाती नहीं है, बाजार से मंगाती है, सस्ती मिलनी चाहिए, चाहे रोटी के अंदर कुछ भी ना हो, रोटी सस्ती जरूर होनी चाहिए। नहीं उसका वजन भी मैटर करेंगे, ठीक है ना। अगला शॉट सुनाएं, ये ज्यादा अच्छा है। मरियम साहिबा 9 मई के हवाले से क्या कह रही हैं, 10 मई और 9 मई के हवाले से चले सुन लेते हैं सबसे पहले जी। आप सब तारीख भी पढ़ते हो, यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आई, लेकिन मैं आपको 28 मई, 9 मई और 10 मई का फर्क समझाना चाहती हूँ कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है और 28 मई में क्या फर्क है। अगर मैं आपको आज पढ़ाने बैठती ना, आप लोग बाद में पैदा हुए हो, कि नवाज शरीफ साहब ने 1998 में 28 मई को पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला के फजल से एटमी ताकत बना दिया था, आज किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। पीपल्स पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। किसमें? भुट्टो साहब का कोई क्रेडिट नहीं है। धमाके तो नवाज शरीफ ने किए ना। शुरुआत किसने, बुनियाद किसने डाली? देखें तकमील किसने की, उस दिन धमाके किए किसने, आप मेरी बात समझें। वो क्रेडिट आप नवाज शरीफ से नहीं छीन सकते, शदीद कोशिश के बावजूद। मैं तो बिल्कुल, मैं कह रही डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से भी ज्यादा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब का। वैसे तो जाउल हक ने भी फिर 8वीं प्रोग्राम आगे बढ़ाया, फिर तो जो आता रहा उसने बढ़ाया, लेकिन उस दिन धमाके करना एक फैसला था। देखें अब मई बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया पाकिस्तान में, एक 9 मई हो गया, खतरनाक, एक 9 मई हो गया, एक 10 मई हो गया, 28 मई, एक 28 मई हो गया। मई तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया। एक कुछ लोग हैं वो 9 मई वाले हैं,
और फिर 10 मई का जवाब है 9 मई को कि जी आपने 10 मई को कमाल किया, पाकिस्तान ने शिकस्त दी भारत को, और 10 मई तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। बिन्यामिन मरसूस की कामयाबी का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाबी का दिन है, और फिर हम 28 मई नहीं भूल सकते। तो अब ये एक मिक्स एंड मैच सा मई हो गया है, जिसमें 10 और 28 मई भी हैं और 9 मई भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 9 मई के मुलजमान को सजाएं मिल रही हैं, 10 मई के फतह के जो जिम्मेदारान हैं उनको मेडल्स मिल रहे हैं, और 28 मई को फैसला करने वालों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सबको अपने अपने हिस्से की चीज़ें मिल रही हैं। 9 मई वालों को 27 साल कैद हो रही है, 10 मई वालों को आला एजाज़ात दिए जा रहे हैं, और 28 मई वालों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सादा सादा काम चल रहा है इस वक्त मुल्क में। हाँ, जिसने जो बोझा बिया है वही वो काट रहा है। जो फसल जिसने उगाई, जिसने 9 मई की फसल उगाई है वो 9 मई की फसल काट रहा है, जिसने 28 मई की फसल वो 28 मई की फसल काट रहा है, जिसने 10 मई किया वो 10 मई को काट रहा है। हर कोई कब तक है, देखते हैं कब तक, जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक 9 मई, 10 मई और 28 मई की बहस तो रहेगी। ये कैसे खत्म हो सकती है? तो ये तो बेसिक बहस हो गई ना पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की 10 मई को कोई नहीं भूल सकता, 28 मई को कोई नहीं भूल सकता, और 9 मई को कोई नहीं भूल सकता। 9 मई के मुल्ज़िम को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, 10 मई को पाकिस्तान का दिफा करने वालों को आला इजाज़ात मिलने चाहिए, 28 मई को धमाके करने वालों को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? वज़ीर आला पंजाब भी काफ़ी खुश हैं, 9 मई के जो केसेस का फैसला सामने आ चुका है, कारकुनान को जो की गिरफ्तारी भी हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत भी हो चुकी है, फैसले आखिर तक पहुंच रहे हैं। इस हवाले से क्या कह रही है मरियम नवाज साहिबा, सबसे पहले सुन लेते हैं जी। जो कौमें अपने शहीदों की कब्रों को रोंदें वो तारीख के कचरेदान में जाके गिरती हैं, और जो कौमें अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अपने हीरोज को ऑनर करती हैं, वो सर उठा के इस दुनिया में जीती हैं। आपने वो वाली कौम बनना है। नहीं तो कौम समझ रही है क्यों शहीदों की कब्रों की बेहरमती की गई, क्यों शहीदों की यादगारों को जाके तोड़ा गया, वो जिनको निशाने हैदर मिले हुए थे उनके मुजस्मों को पकड़ के, उनकी तस्वीरों को पकड़ के जमीन और तले क्यों रोंदा गया? कौन थे वो काबिल माफी लोग हैं। आप मेरी बात सुने ना, एक बंदे ने मुल्क के लिए जान दे दी, शहीद हो गया, हमने उसकी यादगार में एक यादगार बनाई। किसका ये दिल हो सकता है, कौन कैसा पाकिस्तानी हो सकता है कि वो उस यादगार को जाके तोड़ देगा? एहतजाज करने निकले थे सब भूल तो नहीं, एहतजाज करने निकले थे तो यादगारों तोड़ देनी है, मुल्क के शोहदा की यादगारें तोड़ देनी है। एहतजाज पागल हो गए हैं। मजम्मत नहीं जितनी की जाए उतनी कम है इसकी तो। एहतजाज थोड़ी देर बाद आप कह देती हैं एहतजाज करने निकले थे, थोड़ी देर बाद आप कह देती हैं एहतजाज करने निकले थे। भाई पागल हो गए थे एहतजाज करते करते, दिमागी तवाज़ुन खत्म हो गया था, होशो आवाज खो बैठे थे, मुल्क का मुफाद ख़त्म हो गया था, शहीदों की इज्जत ख़त्म हो गई थी, मुल्क के दिफा को ख़त्म कर क्या हो गया था? मतलब आप मेरी बात समझे ना, हो क्या गया था कौन एक जमात को? मुझे तो आज तक नहीं समझ आती कि जो अब मैं देखता हूँ कि सरगोदा में शोहदा की यादगारों के साथ जो किया गया है, सर शर्म से झुक जाता है। यहां तो मेरा मतलब है अंग्रेजों के मुजस्मे लगे हुए हैं, कोई वो नहीं तोड़ता है। चलो जी, उनके मुजस्मे लगे हैं, वो चले गए हैं ना। किसी ने लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी के बाहर उसका मुजस्मा लगा हुआ है, किसी ने कोई और बिल्डिंग बनाई है उसके बाहर। ये मेरा मतलब है, आप देख लें गुलाब देवी है सब था, गुलाब देवी का मुजस्मा लगा हुआ है, हमने तोड़ दिया। बहुत सारे अंग्रेजों ने, बहुत सारे हिंदुओं ने, बहुत सारे लोगों ने काम किए जो आज पाकिस्तान में अपनी जगह मौजूद हैं, हमने उनको तोड़ दिया है। आप शोहदा की यादगारें तोड़ने चले गए, तो फिर आपको कहा जाए आपने गलत किया तो आप आगे से कहती हैं एहतजाज करना तो हमारा हक है। ये पता नहीं हमारा हक है, पाकिस्तान के अवाम का हक है। सुप्रीम कोर्ट में कौन दाखिल हुआ था, कौन कौन सी सियासी जमात को कैसे कैसे डी चौक में इजाजत नहीं मिली एहतजाज की? जब एहतजाज करने लोग निकलते हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बताऊं क्या है, एक आदमी ना कत्ल करते पकड़ा जाए, वो कहे फलां ने भी कत्ल किया था, मैंने इसलिए कत्ल कर दिया। नहीं तो सिस्टम ऑब्वियसली ठीक नहीं है पाकिस्तान में। तो आपको पता है कि लोग एक दफा एहतजाज के नहीं, वो तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। मजम्मत कितनी हो सके, आप कैसी जस्टिफिकेशन ढूंढती हैं? वो गलत हुआ था, उस पर सजाएं मिली, उसको कहा गया दोबारा नहीं होना चाहिए वैसे,
तो आप उसको 9 मई से जस्टिफाई करने के लिए उसको बतौर दलील इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इस नहीं, चीज का नहीं, कंपैरिजन तो कर रही हूं कि आपके पाकिस्तान में कमजोर अवाम और को झूठे एहतजाज मौकफ करने का निकल के बड़ा निशानी है कि मुश्किल होता आपके है पास दलील कंट्रोल नहीं करना। है। ये तो आपके कमजोर और झूठे मौकफ के सियासी जमातें एहतजाज नहीं करती, सर कारकुनान मुश्तिल नहीं होते हैं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन इन मुकामात पर जाकर नहीं होता। मैंने आपको हाँ, कहा ये तारीख में पहली दफा हुआ है, मैंने आपको कहा जो कि अब नहीं होगा। नहीं, पाकिस्तान में ना लोगों को सड़कों पर कोड़े भी मारे गए हैं आमरियत में। ऐसा है तो वो ठीक है, वो जस्टिफाई करते हैं। नहीं, उन्होंने जाके कंटोनमेंट्स को आग लगा दी, हमारे सहाफियों को मारे गए। वो जर्नलिज्म आज भी कर रहे हैं हमारे साथ, तो ठीक हुआ है, गलत हुआ। बेनजीर भुट्टो जब आई, उन सब का कर्ज था बेनजीर के ऊपर के उन्होंने भुट्टो के लिए कोड़े खाए, था ना बेनजीर के ऊपर वो कर्ज। वो कर्ज लेकर पाकिस्तान में लैंड की कि लोगों ने उनके लिए कोड़े खाए, लोगों ने जलावतनी खाई, लोगों ने कैद काटी, लोगों ने किले काटे। लेकिन इसके जवाब में क्या बेनजीर भुट्टो ने वो किया जो आपने 9 मई को किया? नहीं किया। नवाज शरीफ के लिए लोग यहां पर जेलों में चले गए, लोगों जवेद हाशमी ने लंबी कैद काटी और लोगों ने कैद काटी, बुरा हाल रहा। नून लीग तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई, वैनिश कर दी गई, 16 जमातों पर रह गई, तोड़ के काफ लीग बना दी गई, लेकिन खत्म नहीं हो सकी। लेकिन नहीं, पर वो जब वापस आए तो उन्होंने कंटोनमेंट पे हमला कर दिया। नहीं किया, आप समझें, क्योंकि सियासी जमातों का ये काम नहीं है। वो राय अम्मा बनाती हैं, वो मुसल्ला जद्दोजहद नहीं करती। एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात भी करती हैं, तमाम राय अम्मा बनाती हैं, वो लोगों को की राय बनाती हैं कि देखें ये काम गलत है, ये सही है। बंदूक नहीं उठाती सियासी जमात, डंडा नहीं उठाती। ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद मरियम नवाज साहबा ने और भी कुछ फरमाया, उसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के हवाले से, जो कह रही हैं कि एक माँ चाहती है अपना सब कुछ अपने बच्चों को झोली में डाल दूं, दिल करता है जो कुछ मेरे पास है सब आपके सामने रख दूं। इस हवाले से मुज़म्मिल साहब पहले सुनवा लें कि मरियम साहबा क्या कह रही है। इस हवाले से उनका शॉर्ट नहीं है, उनका शॉर्ट वर्दी के हवाले से है। आपने इंट्रो गलत पढ़ दिया, लोग समझेंगे इस हवाले से। नहीं, उन्होंने वर्दी के हवाले से कोई बात की है, वर्दी के हवाले से एनालिसिस हम उसी पे करेंगे, क्योंकि हम ब्रेक से पहले कंटिन्यूटी में वर्दी वाली बात नहीं। वर्दी को जलाया था जिन्होंने, उन्होंने वर्दी को नहीं कौम के वकार को जलाया था। क्या कह रही है, पहले सुन लें। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया, उन्होंने कौम की ताकत को जलाया। आज उसी वर्दी ने आपकी सरहदों पे वही वर्दी पहने माओं के बेटे जवान शहीद हुए हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते। आपकी हिफाजत करते करते भूल गए आप? आपकी नहीं, वो जो मिसाइल आना था उसने आपको तो नहीं हिट करना था, उस पर लिखा हुआ था नॉट फॉर पीटीआई। नहीं, हम तो सुबह कोई मेरा मैंने सबकी हिफाजत करनी थी गाँव की, इसमें कोई अलग अलग थोड़ी था, मुश्तरका हिफाजत थी। तो इसलिए ये तो कोई बात नहीं, लेकिन बदलता है वक्त कैसे कैसे। वर्दी वालों को बहुत से लोगों ने बातें सुनाई हुई है, बहुत से सियासतदानों ने बहुत बहुत कुछ कहा है। मैं मानता हूँ, वही तो मैं बात कहने लगा हूँ कि वो वक्त भी था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और ये किसने कहा था, कहाँ नारे लगे थे, गुजरावाला। और आज के बाद कोई आज वो कह रही है जिसने वर्दी को जलाया उसने कौम के वकार को जलाया। वक्त सब कुछ सिखा देता है। आपको लग रहा है कि थोड़े अरसे के बाद बुशरा बीबी भी इसी तरह की स्टेटमेंट देंगी, मरियम, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो भी इस तरह की स्टेटमेंट देंगे? ये तो पता नहीं अल्लाह किसको हिदायत देता है, किसको नहीं देता है। सदा थोड़ी है, सबको थोड़ी आ जाती है हिदायत, सबको थोड़ी अकल आ जाती है। वक्त जो है, सियासत कुछ लोगों को वक्त के साथ अकल आती है, कुछ को नहीं आती। कुछ कहते थे कि सियासत तो करनी नहीं आती उस शख्स को। नहीं, उसने सियासत का असल मतलब समझा दिया। वैसे नहीं लगता आपको? कुछ देखें, अगर तो वर्दी को गाली निकालने की सियासत है तो कोई सियासत नहीं है। वो कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, फौज हमारी, कौम हमारी। कोई सियासत नहीं है ना। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अल्लाह मियां अक्ल और हदायत भी किसी किसी को देता है, ये हर एक के नसीब में नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि फलां को आ गई है तो फलां को आ जाएगी। कोई 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है, सब अलग अलग बनाए हैं। कुछ देखिए ना, जो कुछ ईमान ले आते हैं, कुछ नहीं लाते हैं, कुछ आखिरी वक्त तक रहते हैं। तो मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये आ गए हैं तो वो भी आ जाएगा।
अच्छा। हाँ, मैं अपनी पाकिस्तान की सियासत अपनी अपनी अक्ल है, अपनी अपनी फहम फरासत है, अपनी अपनी समझ है, वक्त का धारा अपना अपना सबक देता है, ठीक है ना, अपनी अपनी कैलकुलेशन है, अपनी अपनी। तो मैं कोई कमिट नहीं, ये नहीं कह सकता कि जी इसको हुआ है तो उसको भी हो जाएगा, मैं नहीं समझता। हाँ, ये कल वर्दी के बारे में कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, ये जरूर मैंने आपको कहा है कि वक्त बदल गया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 10 मई के बाद सभी वर्दी की तारीफ कर रहे हैं। यस, यकीन है। अब दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है। तो 10 मई के बाद तो वर्दी की इज्जत और वकार में बहुत इजाफा हुआ है और आम आदमी भी वर्दी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लिहाजा इस वक्त तो किसी के लिए भी वर्दी के खिलाफ बात करना मुमकिन नहीं है। माहौल खत्म हो गया। क्रेडिट जाता है। वो जो माहौल 3 साल से चल रहा था वो 10 मई को 5 घंटे में ख़त्म कर दिया हमारे अल-फतह मिसाइल्स ने जी। ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर भी ख़त्म कर दिया, सिर्फ इंडिया में ख़त्म नहीं किया। बहरहाल जी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने इम्पोर्टेंट उनका इंटरव्यू रॉयटर्स को उन्होंने वाकई क्लियर कर दिया है। मुज़ाकरात की बात भी उनकी तरफ से की गई, विच इज़ वेरी गुड, जबकि दोनों फौजियों की तादाद में कमी का अमल शुरू कर दिया। ये भी उन्होंने कहा कि अब जो हालात हैं 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल वापस हो रही है, यानी कि पहलगाम अटैक से पहले जो सिचुएशन जो फौजी जो पहलगाम से पहले जहां पर थी, उन्होंने कहा दोनों फौज ने फौजियों की तादाद में कमी का अमल शुरू कर दिया बॉर्डर पे। मतलब बॉर्डर पे जो फोर्सेज हैं वो कम की जा रही हैं और हम तकरीबन 22 अप्रैल से पहले वाली सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। अच्छा, ये क्यों आज की स्टोरी हम करना चाहते हैं? हमारे कुछ दोस्त जो इंडिया के चैनल्स को, इंडिया के मीडिया को फॉलो करते हैं, वहाँ एक वॉर हिस्टेरिया अभी भी मौजूद है। 2 दिन पहले ना पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरियाज थे ना, राजस्थान, इंडियन पंजाब और मकबूजा कश्मीर और गुजरात, वहाँ पे एक वॉर ड्रिल का अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा जी ब्लैकआउट होगा, फिर वॉर एक्सरसाइजेस का भी ऐलान, और फिर वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी भी है, और वो फिर कहते हैं कि नहीं अभी एक और राउंड होगा। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि जी एक और राउंड होगा, क्या होगा? तो वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने कहा कि हम तकरीबन 22 अप्रैल से पहले वाली सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। लेकिन ना सरहदों पर तो बिल्डअप होगा ना, तो अगर सरहदें नॉर्मल होती जा रही हैं और कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सीज फायर बहुत आर्जी है, ये जल्दी ही टूट जाएगा। अब तो लगा रहा था ना इंडिया बार बार। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन कोर्ट में लिख कर दिया है कि मेरी टैरिफ की धमकी की वजह से पाकिस्तान इंडिया सीज फायर हुआ। उन्होंने, आपको पता है अमेरिकन कोर्ट में जब टैरिफ के हवाले से मुकदमा हुआ तो ट्रंप ने अपने दिफा में जो दलील पेश की है वो ये की है कि जी मैंने पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर जो है सिर्फ टैरिफ के हथियार की वजह से लगवाया है। तो इसका मतलब है अगर टैरिफ जो सीज फायर अमेरिका इतना ओन कर रहा है तो सीज फायर चलेगा भी। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी कहा, लेकिन उन्होंने एक और खतरनाक बात कही है। उन्होंने कहा इस बार जो लड़ाई हुई है ना, पहले तो ना पाकिस्तान इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही लड़ते रहते थे, बम्बई उधर ही शेलिंग, उधर ही सब कुछ। इस बार लड़ाई इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हुई है। हमने भी उनके जो बेसिस वगैरह इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, उन्होंने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस पे मारे हैं, हमने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को किया है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये इसका मतलब है कि आइंदा जो लड़ाई होगी वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होगी, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रही है। तो इसका मतलब है ये तसादम मुस्तकबिल में मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, आइंदा भी सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगा और पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक आएगा। ये बहुत ख़तरनाक रुझान है, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि जब लड़ाई होगी तो हम भी पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे होंगे, वो भी पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे होंगे। इसका मतलब है दोनों ममालिक के दरमियान बहरान से निपटने के लिए कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है जी। उनका मतलब है एक DGMOs की सतह पर तो हॉटलाइन मौजूद है, लेकिन वो एक बहुत ही वीक कॉन्टेक्ट है। मतलब वो आप ना जवाब दें उस कॉन्टेक्ट को तो एक बहुत ही वीक कॉन्टेक्ट है वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनका ये मौक़िफ़ है कि आइंदा जो है अगर कोई तसादुम होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत कम वक्त होगा, इस विंडो होगी सीज फायर के लिए। उन्होंने कहा इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्ट करे, कोई इंटरवेंशन करे सीज फायर के लिए, तबाही उससे पहले हो चुकी हो। जो टेक्निकल बात जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आज कह रहे हैं कि इस बार तो अमेरिकन ने सीज फायर करा दिया,
लेकिन वो कह रहे हैं कि अगली दफ़ा शायद इतना मौका ही ना मिले किसी फरीक को कि वो इन दो ममालिक के दरमियान सीज फायर कराए, तबाही उससे पहले हो गई होगी, क्योंकि वो भी अपने बिग वेपन्स यूज़ कर जाएंगे और हम भी अपने बिग वेपन्स यूज़ कर जाएंगे और तबाही उससे पहले हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये एक उन्होंने सेंसिटाइज किया है इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये मसाइल सिर्फ मेज़ पर बातचीत से हल हो सकते हैं, इन्हें मैदानी जंग में हल नहीं किया जा सकता। दोनों पाकिस्तान और भारत के पास अब जंग के मैदान में मसाइल हल करने के लिए कोई मसला मौजूद मुस्तकबिल में कशीदगी में इजाफे का खतरा बढ़ गया, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ कश्मीर के मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि कश्मीर एक शख्स पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात वही थी कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन अब फिर वही बात है कि सीज़ फायर के बाद हालात नॉर्मल हो चुके हैं, कश्मीर की बात फिर जाके खटाई में पड़ चुकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे इस टाइम बजट के हवाले से, IMF के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हुकूमत ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 36% ज़ायद टैक्स वसूल किए हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमत कॉन्फिडेंट है मज़ीद भी टैक्स आयद हो सकते हैं। बात इस पर मुज़म्मिल सरवरदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशरात हैं। आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। आबिद साहब, दो मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहले तो ज़रा ये क्रिप्टो की कहानी अगर हमें समझा दें कि ये क्रिप्टो वजारत ख़जाना कहता है कि अभी तक इलीगल है, वो कहते हैं हमने टैरिफ दे दिया है, 2000 मेगावाट इसके लिए मुख्तस कर दी है, और वो कह रहे हैं रिजर्व्स हम उसमें बिटकॉइन में लेके जा रहे हैं। कौम काफ़ी कंफ्यूज है। ठीक हो गया। देखिए, जो क्रिप्टो पे ऑलरेडी क्रिप्टो काउंसिल बन गई, उस पर जो है प्राइम मिनिस्टर के SCPM भी अपॉइंट हो गए और इस पे काम भी शुरू हो गया। लेकिन जो कल वजारत ख़जाना ने फाइनेंस कमेटी में पार्लियामेंट में जो बयान दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक उसकी रेगुलेशन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्रिप्टो काउंसिल जो है वो एक मुशावरती बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन देगी, अपनी जो टास्क फोर्स की तरह वो एडवाइस देगी कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और जाहिर है कि ये जो क्रिप्टो माइनिंग है ये रातों रात शुरू नहीं हो जाएगी। इसके लिए पहले आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। इसको जो है फाटफ के सारे जो हमारे सेफ गार्ड्स हैं उनके साथ कैसे कंप्लाइंट करना है, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के जो सेफ गार्ड्स हैं उनके साथ कैसे कंप्लाइंट करना है, तो वो सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो मैं नहीं समझता कि इसका फौरी तौर पे ये क्रिप्टो का इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन येस, इट्स अ गुड बिगिनिंग। बजाय इसके कि लोग जो हैं वो चोरी छुपे पाकिस्तान में डिजिटल ये जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हो, अगर ये किसी रेगुलेशन में आती है और इस पे जो कैपिटल वैल्यू गेन टैक्स जो है वो भी इम्पोज किया जाता है, ताकि अगर लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनको एक टैक्स जो है वो भी देना पड़ रहा हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने कहा कि फाटफ के जो आपके कंप्लायंस होना, कि ये ना हो कि यहाँ पे लोग जो है अपने वॉलेट में पैसे जमा करवाएं और उसके बाद क्रिप्टो वॉलेट में दुबई में या किसी भी तीसरे मुल्क में जाके निकलवा लें और बाद में पाकिस्तान पे जो है हमारे सिस्टम पे ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाए कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करना बहुत आसान है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको मद्देनजर रख के एक राय ये भी है कि इट्स अ कसीनो करेंसी। जैसे कसीनो में चिप्स होते हैं, ब्लू रेड ग्रीन, आप पैसे लेकर तो कसीनो में नहीं जाते हैं, चिप्स के जरिए खेलते हैं। तो इकोनॉमिक वर्ल्ड में इट्स अ कसीनो करेंसी, जुए के लिए इस्तेमाल होगी, चट्टे के लिए इस्तेमाल होगी, इसकी कोई पॉजिटिव यूज नहीं है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर है कि उसको आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड देख सकते हैं। किसी ज़माने में हमें कार्ड रखना जो है वो बहुत बुरा लगता था, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो बड़ा अजीब लगता था कि जी ये लोगों को सूद की आदत डाल देंगे और ये पैसे आपकी जेब में ना हो और सिर्फ कार्ड हो। अब कार्ड भी नहीं रहे, अब हर चीज़ आपके टेलीफोन पे आ गई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी इसको आपको अडॉप्ट तो करना होगा। अब ये हम पे है जो कंज्यूमर है या रेगुलेशंस हैं कि क्या इसको आप बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप नेगेटिव तरीके पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इसके जो माइनिंग के लिए और इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों के लिए अभी काफ़ी वक्त दरकार होगा। ये नहीं होगा कि
टास्क फोर्स ने रिकमेंड कर दिया और उस पर कोई रूल्स बन गए तो फौरी तौर पे अगले दिन यहाँ पे करेंसी की माइनिंग शुरू हो जाएगी। इसको भी टाइम लगेगा और यकीनी तौर पे इसके सारे सेफ गार्ड्स में उसका ख्याल रखा जा रहा कहते हैं होगा। वो कहते हैं पाकिस्तान इज यूजिंग क्रिप्टो फॉर लॉबिंग इन वॉशिंगटन। एक राय ये बन रही है कि हम इसको वॉशिंगटन में अपने सियासी मकासद के लिए क्रिप्टो को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम माली या माशी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम सियासी मकासद हैं, हम ट्रंप तक पहुंचना चाहते हैं, हम वॉशिंगटन में लॉबी करना चाहते हैं, इसलिए ये क्रिप्टो का इनकलाब ला रहे हैं। लेकिन अगर ये तो फिर अगर कतर के जो अमीर हैं वो अगर ट्रंप को एयरफोर्स वन जो है $500 बिलियन का वो त्यारा जो है वो तोहफे में देते हैं तो जाहिर है वो लॉबिंग कर रहे हैं। अगर इंडिया जाके वहाँ पे दफाई मुआहदे करता है तो वो लॉबी कर रहा है। अगर सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करता है या यूएई बात कर रहा है तो लॉबिंग कर रहा है। तो अगर पूरी दुनिया जो है वो लॉबिंग कर रही है तो हमें लॉबिंग करने में कौन सी चीज़ जो है वो उसकी ममानत होनी चाहिए। तो मैं अगेन क्रिप्टो करेंसी की हमायत नहीं कर रहा कि इसको होना चाहिए या नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि फ़िलहाल मेरे नज़दीक ये एक नॉन स्टार्टर है, इसको शुरू होने में टाइम लगेगा और इसको शुरू होने से पहले मुझे उम्मीद है कि जो इसके सेफ गार्ड्स हैं स्पेशली फाटफ के हवाले से ताकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग की कोई एक्विजिशन इंडिया ना लगा दे, और दूसरा जो इसके साइबर सिक्योरिटी के जो सेफ गार्ड हैं वो इन प्लेस इंशाल्लाह नहीं, होंगे। पर तो वो ये कह आगे रहे हैं कि हमारे जो ऐसे पीएम हैं वो बिलाल बिन साकिब साहब, वो तो अमेरिका में खड़े होकर कह रहे हैं हम तो रिजर्व्स भी क्रिप्टो और बिटकॉइन में ले जाएंगे अपने। तो ये तो आपकी एक करेंसी है ना, आपकी एक है मॉडस ऑपरेंडी कि आप अपने रिजर्व कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं अपने रिजर्व जो है वो इस वक्त मेरे फ़ोन पे हैं सारे, कि मेरे फ़ोन पे बैंकिंग है और इस पे हैं तो जाहिर है कि वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपके क्रिप्टो करेंसी की बैक पे तो कोई ना कोई आपकी हार्ड करेंसी होगी ना। तो उसको फिर आप किस शक्ल में रखते हैं, क्या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उसके बॉन्ड्स ले रहे हैं, क्या आप उसके जो हैं वो क्रिप्टो में रख रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं। तो वो तो हर मुल्क की अपनी चॉइस है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हर मुल्क की जो है वो अपने अपने रिजर्व वो डिजिटल करेंसी में रख रहा हो। पर वो ये भी कह रहे हैं कि ये इट विल रिप्लेस द गोल्ड, इट्स द देखिए फ्यूचर गोल्ड। कैन आप समझते हैं कि ये गोल्ड में जैसे रिजर्व्स रखे जाते हैं, या ये तो वो कहते हैं कि ये गोल्ड को रिप्लेस कर देगा? देखिए टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी यकीनी तौर पे पिछली चीज़ों को रिप्लेस करती चली आ रही है और आने वाली टेक्नोलॉजी है वो यकीनन अब वाली बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस कर देगी। जैसे प्लास्टिक के कार्ड ने आके हमारे जो करेंसी नोट थे उनको रिप्लेस कर दिया, उसके बाद जो फ़ोन्स ने आके ऑनलाइन बैंकिंग ने उस प्लास्टिक कार्ड को भी रिप्लेस कर दिया। तो यकीनन जो जो ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी ये पिछली चीज़ों को रिप्लेस कर रही होगी या इनको बेहतर कर रही होगी। तो अगर हम उसका ये मतलब समझेंगे कि बिल्कुल पिछली चीज़ें जो हैं वो अबैंडन हो जाएंगी तो शायद ऐसा नहीं होगा। जाहिर है गोल्ड की एक अपनी वैल्यू एज ए प्रेशियस कमोडिटी अपनी जगह पे बरकरार रहेगी, लेकिन क्रिप्टो जो है, जो हमारे जैसे मुल्क हैं जिनके पास के गोल्ड के रिजर्व्स इस वक्त नहीं है, जिनके पास डॉलर्स के रिजर्व्स नहीं है, अगर वाकयातन हम ये को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें कि हमारे पास सफिशेंट एनर्जी मौजूद हो जो कि अफोर्डेबल हो, ताकि जितना हमें बिजली का बिल आना है ये ना हो कि क्रिप्टो की एक बिटकॉइन बनाने में उतनी बिजली खर्च हो जाए जितनी उस बिटकॉइन की वैल्यू होनी है, या उसके आपके पास सेफ गार्ड आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी से फाटक से मुतल्लिका, तो कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में एडवांस करता चला जाए। चलें अब बजट पे आ जाते हैं। अब जो आम आदमी को बजट की समझ आ रही है वो ये है कि हुकूमत ये समझती है कि पेट्रोल महंगा रखा जाए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा ली जाए और बिजली पर रिलीफ दे दिया जाए और सैलरीड पर रिलीफ दे दिया जाए और वो पैसे पेट्रोल से ले लिए जाएं। फॉर्मूला इतना ही सादा है ना। आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो सके, मेरा नहीं ख्याल के सैलरी पे कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है या बिजली के बिलों में भी कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है। इस वक्त जो रवां माली साल का हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका टैक्सेस का, हालांकि हमने 30% ज़्यादा टैक्स पे जो है 23-24 की निस्बत हासिल किया। अगले साल का जो टारगेट होगा वो इस साल से भी कम से कम कोई 2000 अरब रुपए ज़्यादा होगा। और अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स जो है टारगेट उसको हासिल करना चाह रहे हैं, और हमें पता है कि इस दफ़ा आपके खर्चे भी बढ़ रहे होंगे, स्पेशली एक
जा रहे हमसाया आपके साथ बैठा है जिसका डिफेंस बजट पिछले साल 80 अरब डॉलर का था, हमारा सिर्फ 6 से 7 अरब डॉलर का था, उनका 80 अरब डॉलर का बजट था, और वो मुसलसल आपको धमकियों पे धमकियां देते चले जा रहे हैं। तो आपको यकीनी तौर पे अपना डिफेंस बजट जो है वो भी बढ़ाना है आपको। फिर आपको अपने लग रहा है ना बिजली सस्ती होगी, ना सैलरीड क्लास का टैक्स कम होगा, बल्कि पेट्रोलियम पे लेवी भी बढ़ जाएगी। आप कह रहे हैं ये तीनों ही काम हो जाएंगे और आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल होती नजर आ रही है। उस पे सिर्फ जो हमारे पास एक अच्छी खबर है वो यही है कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस $65 पर बैरल से नीचे हैं इस वक्त, तो लेवी अगर बढ़ती भी है तो जो मार्केट का कंज्यूमर का रेट है वो शायद ना बढ़ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कुशन मौजूद है। तो वहाँ पे कुशन मौजूद होने की वजह से जो जिस तनख्वाह पे हम काम कर रहे थे उसी तनख्वाह पे काम करते चले जाएंगे। शायद इस पे इजाफा नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई रिलीफ जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और भी, पहले कहा 2 जून को बजट आएगा, फिर कहा 10 जून को आएगा, फिर कहा 12 जून को आएगा, फिर कहा 10 जून को आएगा। क्या कंट्रोवर्सी है बजट डेट के हवाले से, कुछ आपको पता है? यह तो शायद हुकूमती मौक़िफ़ हुकूमत ही बता सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ नंबर्स जो हैं उन पे डिस्कशन और निगोशिएशन चल रही है IMF के साथ, और जो ही ये नंबर्स फाइनल हो जाते हैं बजट आ जाएगा। पिछले साल वाली एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं जाना चाह रही वजारत ख़जाना, जबकि बजट पे बहस शुरू होने से पहले ही उसके नंबर तब्दील करना पड़ गए थे IMF के एतराज़ात की वजह से। तो इस साल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को पहले से स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, और अगर उसकी वजह से 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, केपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम अगर जब तक खान साहब की हिदायत नहीं होंगी हम IMF की शराइत फॉर बजट कंप्लाई नहीं कर सकते। अगर केपी कंप्लाई ना करे, साइन ना करे, तो बजट हो जाएगा? कर लेगा। वो सियासी बयानात और होते हैं, जो आपके टेक्निकल मामलात होते हैं वो और होते हैं। केपी गवर्नमेंट बिल्कुल कंप्लाई कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।